Yes, hello friends. My name is Vinod Kumar Agarwal, faculty for Accounts, Advanced Account, FM and Eco. Today we are going to talk about how to prepare for your Group 2 because most of the students are already in the Group 1 and they must have started preparing for Group 1. But now the Group 1 batches are getting over in most of the academies. So there is a question mark how to prepare for Group 2. But before that there is a continuous dilemma in the mind. दिमाग में क्या चल रहा है? ग्रुप 1, ग्रुप 2, बोथ चल रहा है ना दिमाग में. अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए. कई बार पूछता भी तो स्टूडेंट बोलता है देख रहे हैं, सोच रहे हैं. तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, फाइनल डिसीजन आपका है कि आपको ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप देना चाहिए. तो मेरे हिसाब से विदाउट सेकेंड थॉट मेरे हिसाब से आपको बोथ ग्रुप अपीयर करना चाहिए, क्योंकि उसके 5 इंपॉर्टेंट रीजन मैंने आइडेंटिफाई किए हैं. पहला है कि अगर आपने एक एक ग्रुप करके दिया तो आपके 6 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे सीए बनने में. एम आई राइट? क्योंकि पहला आप मई में एग्जाम दोगे ग्रुप 1, फिर वापस नवंबर में दोगे ग्रुप 2, तो 6 मंथ्स आपका एक्स्ट्रा लगने वाला है. और उसके बाद ही फिर आपके सीए की आगे की जर्नी चालू होगी. जब तक इंटरमीडिएट निकलता नहीं है तब तक आपके आगे की जर्नी स्टार्ट नहीं होगी. तो 6 महीने आपको एक्स्ट्रा लग सकते हैं. अभी आपको लगता होगा 6 महीने क्या है, लेकिन बाद में उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी. ओके. दूसरा रीज़न है जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीज़न है वाई यू शुड अपियर फॉर बोथ द ग्रुप्स. The benefit of set off, which is not available if you appear single group. और हमारे पास ऐसे सैकड़ों केसेस हैं कि ग्रुप 1 में 220 मार्क्स मिला एक अटेम्प्ट में, ग्रुप 2 में 190 मार्क्स मिला दूसरे अटेम्प्ट में. तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ग्रुप 2 ही विल फेल. वही अगर आपने दोनों साथ में दिया होगा तो 220 प्लस 190 या 180 कितना हो गया? 400 या 400 प्लस हो गया. सब्जेक्ट टू मिनिमम 40. हाँ, उसको भूलना मत. तो पास हो जाओगे आप. और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं. ग्रुप 1 मेरे हिसाब से स्कोरिंग है. एक तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट है, 100 मार्क आराम से 70-80 ला सकते हो आप आराम से, और मेहनत करेंगे तो 90s में चले जाएंगे. एक अकाउंट्स है, सेम रीज़न. अगर अच्छे से प्रैक्टिस की तो 70-80 मार्क्स तक तो आप पहुंच जाओगे, और बहुत मेहनत की तो 80s या 90s में भी आप जा सकते हो. और बाकी जो 2 सब्जेक्ट है, टैक्स है, वो भी स्कोरिंग ही है. लॉ इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से भी कुछ मार्क्स और ऐड करके भी दे देती है. ठीक है. तो 250 240 तक आप ग्रुप 1 में ला सकते हैं विथ रीजनेबल एफर्ट. ये 40-50 एक्स्ट्रा मार्क का क्या करेंगे? अगर अगली अटेम्प्ट में ग्रुप 2 दिया, ग्रुप 2 कम स्कोरिंग है. क्यों? एक तो उसमें ऑडिट सब्जेक्ट है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते नहीं है. मैंने पूरी जान लगा दी तब भी 50 मार्क आए थे मेरे को ऑडिट में. पूरी बुक को 4 बार पढ़ डाला, उसके बाद भी 40 मार्क्स, जबकि मेरा रैंक भी है 4th रैंक, बट फिर भी ऑडिट में सबसे कम आए थे, इंटर में भी और फाइनल में भी. उसके बाद एक और खतरनाक सब्जेक्ट है ESSM. क्या है वो आज तक मुझे नहीं समझा. इवन जो पढ़ाते उनको भी नहीं पता रहता है, और जो पढ़कर पास हो जाते उनको भी नहीं पता होता हमने क्या पढ़कर पास किया. 30-40s में मार्क्स आते हैं उसमें. बहुत मेहनत की तो 40 से 45 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे. उसमें आप 70-80 मार्क्स की उम्मीद मत करना. अगर मिला तो समझ लेना एग्जामिनर ने गलती की है, तुमने कुछ नहीं किया है. तो 40-50 मार्क, 60 मार्क बहुत मुश्किल है. बचे क्या? एडवांस्ड अकाउंट, FM इको. और FM इको में इको भी 40 मार्क का, थोड़ा थियरी थोड़ा प्रैक्टिकली है. वहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो, बट कम बेसी हो गया तो आपका टोटल में डिफरेंस आ जाएगा उधर. इसलिए मैं आपको बोलता हूँ दोनों ग्रुप देना है ताकि आपको सेट ऑफ का एडवांटेज मिले.
ग्रुप 2 में ज़्यादा टाइम नहीं भी लगता है, क्योंकि 2 थियरी सब्जेक्ट्स आप जल्दी कर सकते हो, अपने से भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, या फिर क्लास कर सकते हो, और उससे भी अच्छा है आप ऑनलाइन वीडियो लेकर भी कर सकते हो। उसमें अपनी स्पीड के हिसाब से आप उसको तैयारी कर लेना। तीसरा एडवांटेज क्या है, आर्टिकलशिप। क्योंकि हमारे सीए फॉर्म जो है किसको प्रेफर करेंगे, जो बोथ ग्रुप पास हो गया। क्यों, अब आगे 3 साल तक छुट्टी नहीं मांगने वाला है ये। एक ग्रुप पास होकर आप आर्टिकलशिप करते हो तो बिग फॉर्म में तो अलाउड ही नहीं है। बिग फोर यानी PwC, E&Y, KPMG, डेलॉइट। मैं डेलॉइट में भी आर्टिकलशिप कर चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है, और हमने इंटरव्यूज भी लिए हैं काफ़ी कैंडिडेट्स के जब मैं काम करता था। सिंगल ग्रुप का कोई स्कोप नहीं है बिग फोर में। आपको दोनों ग्रुप पास अगर होते हैं तो ही बड़ी फर्म में आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं पता है तो मैंने आज आपको बता दिया है। बड़ी फर्म में आर्टिकलशिप करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, अपने आप में एक बहुत बड़ा आपको लर्निंग मिलता है। वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज में आप जाके ऑडिट करते हो। जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट की, पहले दिन ही टाटा मोटर्स लिमिटेड में ऑडिट करने मिला। अगली असाइनमेंट थी HDFC बैंक में, उसके बाद किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स, और भी बहुत सारी, टाटा स्टील। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में आर्टिकलशिप करने का मौका मिला क्योंकि मैंने दोनों ग्रुप एक साथ पास किया था। इज इट राइट? तो दोनों ग्रुप पास करेंगे। और बड़ी फर्म में आजकल स्टाइपेंड भी बहुत मिलता है, 20-25 हज़ार, 30 हज़ार रुपये तो स्टाइपेंड है। मतलब आपका खर्चा आप खुद ही निकाल सकते हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अभी से आप आज़ाद हो सकते हो। ओके, यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑल्सो। इतनी स्टाइपेंड मिलती है और खर्चा कुछ नहीं है। घर से लेकर घर तक छोड़ने का सारा जिम्मेदारी उनका है। लैपटॉप भी देते हैं, फ्लाइट में भी घुमाते हैं, और तकदीर अच्छी रही तो फॉरेन ऑडिट का भी चांस मिल जाता है कभी कभी। इज इट राइट? मुझे फॉरेन ऑडिट का चांस नहीं मिला, लेकिन पैसे इतने कमाए कि अब मैं खुद ही घूम लेता हूँ। तो दैट इज, तो नेक्स्ट इज रैंक। रैंक किसको मिलता है, पता है सबको? रैंक सिर्फ बोथ ग्रुप्स वालों को ही मिलता है। सिंगल ग्रुप में 400 में 400 भी ले आओगे, कोई रैंक नहीं है, आएगा नहीं वैसे। लेकिन आ भी गया तो उसकी कोई डिग्री, सर्टिफिकेट, स्टैंप में कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन रैंक आओगे तो आपको एक सर्टिफिकेट आता है, रैंक सर्टिफिकेट। उस पर लिखा रहता है आपको सीए की एग्जाम में ये रैंक मिला है, जो बहुत बड़ी बात है। और जिंदगी भर आपके नाम के साथ एक रैंक होल्डर लग जाएगा। ओके, और अगर फर्स्ट 3 रैंक में आए तो आपको इंस्टीट्यूट दिल्ली बुला के प्राइज भी देती है। बहुत सारी जगहों पे आपका सत्कार होता है, बहुत सारे प्राइज मिलते हैं, ठीक है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली कि आपके नाम के आगे एक रैंक होल्डर लग गया है, तो फ्यूचर में कभी भी आपको जॉब करना हो, आर्टिकलशिप बड़ी फर्म में करनी हो, तो जैसे ही वो रैंक देखेगा आपका 50% काम तो वही हो गया। रैंक इज़ अ प्रेस्टिजियस इशू। आपके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा सीए एग्ज़ाम में रैंक में आया। जिनको नहीं पता उनके लिए सीए एग्ज़ाम अपनी कंट्री की सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, खासकर इंटरमीडिएट। फाइनल तो फिर भी इजी है, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा फिल्टर लग चुका होता है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ जो बेस्ट ऑफ द लॉट है वो फाइनल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए इंटर का एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आपका रैंक आया है तो फिर आप कोई साधारण आदमी नहीं है, यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन टू गेट अ रैंक इन द इंटरमीडिएट एग्जाम। दैट इज पॉसिबल ओनली इफ यू अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स। ओके, अभी आपके पास नेक्स्ट है, क्या था नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट ये था कि आपके पास टाइम है, 5वां नंबर पॉइंट, यू हैव अ टाइम। क्योंकि आप पूछ रहे थे, एक स्टूडेंट यहाँ बैठ के पूछ रहे सर टाइम नहीं है। अरे आज कितनी तारीख है, नवंबर, एग्जाम कब है, मई। ग्रुप 1 ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया, महीने भर में हो जाएगा। 5 महीने क्या करोगे, बहुत है। एक ग्रुप के लिए जरूरत से ज़्यादा फिर टाइम पास होगा। फिर दोनों ग्रुप रहेगा तो आप कंटिन्यूसली ऑन योर टोज। इज इट राइट? तो अब मैं आपको बहुत कम समय लिए हुए बता देता हूँ ग्रुप 2 की तैयारी कैसे करनी है। ऑलरेडी आप लोग सब स्मार्ट स्टूडेंट हैं,
फर्स्ट इज कि आपको अपना स्कोप ऑफ स्टडी जो है कंटिन्यूसली बढ़ाना है। मैराथन से काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल स्टडी करनी है, जो अभी आप कर रहे हैं फिलहाल रेगुलर कोर्स को अच्छे से करना है। सिलेक्टिव स्टडी अवॉइड करनी है। कोई भी स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये चैप्टर छोड़ देना, वो छोड़ देना, इट विल नॉट हेल्प यू। एग्जाम में किसी भी कोने से क्वेश्चन आता है, किसी भी कोने, मतलब आपकी स्टडी मटेरियल का जो आखिरी पेज है थर्ड मॉड्यूल का, उसका क्वेश्चन आया इस बार। इज इट राइट? कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और कितने मार्क्स का भी आता है। तो एक चैप्टर आपके अकाउंट्स में प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, दिखने में तो छोटा सा चैप्टर है, एक दिन 2 दिन में आपको क्लास में करवा देंगे। 20 मार्क का क्वेश्चन आ गया, उसमें से 20 मार्क का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स है, वैसे तो इजी चैप्टर है, 20 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो कोई भी चैप्टर ऑप्शन नहीं छोड़ना है, ईच एंड एवरी टॉपिक यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट है रिवाइज रिवाइज रिवाइज। सी एग्जाम में सक्सेस का एकमात्र फॉर्मूला रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके दिमाग में रहेगा और आप एग्जाम में लिख पाओगे। टेक ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, इज इट राइट? ये आपका पूरा टाइम पास करने का एक बहुत बड़ा औजार बनाया इन लोगों ने। दिन भर स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे रील देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, यूट्यूब में ये देख रहा है, वो देख रहा है। इंटरटेनमेंट बहुत अच्छा होता है, एक बार स्टार्ट हुआ तो फिर 15-20 मिनट कहाँ गए पता ही नहीं चलता है। एक के बाद एक नए नए डांस के टेक्निक दिखते हैं उसमें। आजकल तो टीचर भी नाचते हुए दिखते हैं उसमें, है कि नहीं? एनीवे, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। मेरी बात याद रखना कि ये जो तुम्हारा टाइम है, इससे बड़ा फिलहाल कोई रिसोर्स नहीं है दुनिया में तुम्हारे लिए। और ये एक एक मिनट जो बर्बाद होगा, ये आगे एग्जाम के दिन काउंट करेगा। हो सके तो ये सारे सोशल मीडिया ऐप जो है डिलीट ही कर डालो 6 महीने के लिए, और नहीं हुआ तो कम से कम उसकी नोटिफिकेशन को बंद कर दो। दूसरा, मैंने एक बुक में पढ़ा, एक और तरीका है, उसको सामने रखो ही मत, उसको लास्ट वाले पेज पे रखो, तो बार बार देखने की इच्छा नहीं होगी। या फिर अंदर में किसी फोल्डर के अंदर डाल दो उसको। तो जितना आप उसको डिफिकल्ट करोगे वहां तक पहुंचना मोबाइल पे, उतनी आदत कम होगी। सारे नोटिफिकेशन बंद। ओके, तो ये आपको नेक्स्ट है कि आपको सोशल मीडिया, खासकर ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनसे दूर रहना है। कितने घंटे पढ़ने हैं? सिर्फ 14 घंटे रोज पढ़ने हैं। पीएल फिलहाल तो वैसे भी आपका 14 घंटे चल ही रहा है। तो जब आपका सारे कोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी 14 आवर्स करनी है, विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल। कर सकते हैं तो आपको रैंक में आने का पूरा पूरा चांसेस है, ठीक है। 14 इफेक्टिव स्टडी लिखा है मैंने, यानी जब आप पढ़ने बैठोगे तो सिर्फ पढ़ाई करोगे और कुछ नहीं करोगे। फिर आप बोलोगे सर 12 घंटे पढ़ सकते हैं क्या? 14 मैंने लिख दिया, 12-13 घंटे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा अभी आप इनपुट डालोगे उतना ही आउटपुट निकलेगा। राकेश सर की लैंग्वेज में आपका आउटपुट इनपुट रेशियो अच्छा होना चाहिए। क्या है? अपोर्शंड, हाँ वही जो भी है। एफिशिएंसी रेशियो 1:1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट जो है, आज क्लास के बाद एक शेड्यूल बनाना है। अगले 5-6 महीने जो भी बचे हैं, आप क्या करने वाले हो उसका एक डेली शेड्यूल बनाना है। ये काम बहुत ही इजी है, दुनिया में सबसे इजी काम यही है, शेड्यूल बनाना। और दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम भी यही है, उस शेड्यूल को डेली फॉलो करना। बट अगर आपके अंदर एक रैंक होल्डर बनने की बहुत ही इच्छा है, कोशिश करेंगे तो जरूर हो सकता है। बस इसके लिए क्या है, एक फायर होना चाहिए कि यस हमें भी रैंक में आना है, ठीक है।
तो अगर आप ट्राई करोगे, एक शेड्यूल बना के लाओ। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो कि मैंने ऐसा शेड्यूल बनाया, आप जरा देखो बराबर है कि नहीं। शेड्यूल आप ही को बनाना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस मुझसे ज़्यादा पता है। अकाउंट्स में 8 दिन लगेंगे कि 10 दिन लगेंगे, ये आपको ही डिसाइड करना है। लॉ में 5 दिन लगेंगे कि 7 दिन लगेंगे, ये आपको ही डिसाइड करना है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या 4 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट, ये आपको डिसाइड करना है। वट एवर गिव्स यू मोर प्रोडक्टिविटी, दैट शेड्यूल यू विल प्रिपेयर। हाउ टू प्रिपेयर थियरी सब्जेक्ट्स, जैसे लॉ है, ऑडिट है, EIS, SM है। थियरी सब्जेक्ट्स स्कोरिंग हो सकते हैं, थियरी सब्जेक्ट रिस्की भी हो सकते हैं अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो थियरी सब्जेक्ट्स में एक दिक्कत क्या है कि आप उसको भूल सकते हैं। तो यू हैव टू रिवाइज योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। हर 15-20 दिन बाद यू हैव टू रिवाइज। इनफैक्ट अगर हो सके तो डेली 1 घंटा थियरी रिवीजन के लिए अपने पास होना चाहिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। अगर मैं अपीयर करूं तो पता नहीं, रैंक तो बहुत दूर है, पास हो पाऊंगा या वो भी नहीं, क्योंकि सिलेबस अभी बहुत ज़्यादा है। इसलिए रिवाइज 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 थियरी टॉपिक। थियरी को याद रखने का एक और तरीका है, खुद के नोट्स बनाना है। खुद के नोट्स, अपनी हाथ से लिखा हुआ नोट्स, ताकि आप उसको जब रिवाइज करोगे तो आपको और ज़्यादा समय तक वो याद रहेगा। ठीक है। बहुत लोग मार्केट में इसके नोट्स उसके नोट्स लेकर इतना जमा कर लेते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है। एक सिंपल नोटबुक में अपने थियरी के नोट्स बनाओ एंड यू विल सी द इफेक्ट एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज इट अ डे बिफोर द एग्जाम ऑल्सो। थियरी में एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। कहाँ पे करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस? इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट होता है, 2 टेस्ट होते हैं, वहाँ कर सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी मॉक टेस्ट कंडक्ट कराती है, वो कर सकते हैं। क्लास में अगर टीचर टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पे भी लिखना है। बिकॉज जो मेरा अनुभव है, और आप लोग एग्री करेंगे, आता सब कुछ है, लिख नहीं पाते हैं। खासकर वो ऑडिट सब्जेक्ट में, EIS SM में और लॉ में आता है, लिख नहीं पाते हैं। लिखते हैं तो खुद का ही लॉ लिख देते हैं, खुद का ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख रहा है बच्चा। इज इट राइट? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको पेपर पे वो उतार नहीं पा रहा है। इसलिए आप जितना लिखित में प्रैक्टिस करेंगे, इट इज़ बेटर। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करनी है? तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो आप पेपर देख रहे हो अभी आए हैं, मैंने अभी अकाउंट्स और एडवांस अकाउंटिंग का पेपर देखा है। लगभग सारे क्वेश्चन, 90% या उससे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? स्टडी मटेरियल, RTP, MTP एंड पास्ट एग्जाम्स। उसमें कुछ चेंज भी हो जाता है थोड़ा बहुत। तो अगर आप इन सारे सोर्सेज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके लिए एग्जाम में कोई सरप्राइज नहीं रहेगा। 70-80% मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आज के दिन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी है, क्लास में करवाए हुए हैं, बुक में भी है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन करना है, तो स्टेप मार्किंग होती है। 10 स्टेप नहीं भी आते, 8 आते तो 8 लिख कर आना है। बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, कोई बात नहीं, अगर आपने एडजस्टमेंट सब बराबर किए तो आपको 10 में से 8-7 मार्क्स मिल सकते हैं। कैलकुलेशन वगैरह अगर सही रहा तो मिल जाएंगे। हैंड राइटिंग शुड बी रीजनेबली गुड फॉर द एग्जामिनर टू चेक योर पेपर। बैड हैंड राइटिंग कैन कॉस्ट यू अ लॉट। और उसके अलावा जो अभी ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, आपको स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन करने हैं। सारे मतलब एक भी नहीं छोड़ना है, जो छोड़ोगे वही आएगा। RTP, पिछले 5 साल के RTPs कर लेने हैं आपको। MTP, पिछले 5 साल के MTP सारे कर लेने हैं, और पिछले 5 साल के सारे एग्जाम पेपर आपको कर लेने हैं। वैसे बहुत ओवरलैपिंग है, यानी वही क्वेश्चन आपको RTP में भी दिखता है, MTP में भी वही है, एग्जाम में भी वही है, स्टडी मटेरियल में भी वही है। तो जो ओवरलैपिंग है उसको आप छोड़ दो, बट जितने भी डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है वो आपको करना है, तो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से हो सकता है। ठीक है। तो दैट वाज अ स्मॉल गाइडेंस ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर ग्रुप 2। अभी ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट है। जो आपने अभी ग्रुप 1 में देखा
सुबह से लेकर लगभग रात के 9 बज रहे हैं आपको कोचिंग में। एम आई राइट? 8 बजे से क्लास चालू हो रही है। 7 कब हो गया? 8 ही था ना, अभी रिवाइज हो गया है। तो सुबह 7 बजे घर से कितने बजे निकलते हैं? 6 बजे, 6:30 बजे मान लो। दूर रहने वाले बच्चे 5:45 निकलते हैं। और रात को जो मुझे पता चला है कि 9 सवा 9 तक क्लासेस चल रही हैं, और उसके बाद फिर आपको घर जाना है, 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। क्या ये शेड्यूल जस्टिफाइड है? क्या ये शेड्यूल ऑप्टिमम है? क्या ये शेड्यूल प्रोडक्टिव है? क्या इससे आपको एक अच्छा इनपुट मिल रहा है जिसको आप आगे यूज कर पाएंगे? एक साथ कितना खाना खाना चाहिए? 4 दिन का एक साथ ही खा लो ना। वही हो रहा है तुम लोग के साथ में, ठीक है? इतना ओवरडोज अगर आपको दिया जाए तो दिमाग की क्या हालत होगी? 2 घंटा के बाद आदमी थक जाता है। यहाँ पे 15 घंटे, और अभी 1 महीना तक ये टॉर्चर तुम लोग के साथ होने वाला है। इज इट राइट? कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है, हम लोग के साथ भी और आपके साथ भी। अभी मैंने जो सोचा है, आपको कैसा लगता है आप डिसाइड कर सकते हैं। यही शेड्यूल कंटिन्यू करना अगले 4 महीने और 3-4 महीने, या इसमें थोड़ा सा ट्विक करके देखते हैं कि क्या इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट हैं, 2 प्रैक्टिकल, 2 थियरी। मैंने और राकेश सर ने बीच में डिस्कशन किया, उसी की वजह से आज ही हम सेमिनार ले रहे हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 सब्जेक्ट की सिर्फ कोचिंग करो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, क्योंकि आपको क्लास में साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, डाउट भी ज़्यादा आते हैं, सॉल्व भी हो जाएंगे। और 2 सब्जेक्ट आप थियरी या तो सेल्फ स्टडी कर लो, या फिर आप उसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग ले लो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डिंग ले लो। प्री रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर सबको पता है, अभी पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, अलग अलग नाम से आप लोग उसको बोलते हैं, क्लाउड। उसका फ़ायदा क्या है कि आप अपनी स्पीड से और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बाद में पढ़ सकते हैं। उसमें स्पीड का भी आजकल एडजस्टमेंट रहता है, 1 की जगह 1.25, 1.35 ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपका 60 घंटे का लेक्चर 40 घंटे में, 200 घंटे का लेक्चर 100 घंटे में, 150 घंटे में हो सकता है। इज इट राइट? मेरा आपको सजेशन है, ये जो गलती ग्रुप 1 में हुई है, ग्रुप 2 में उसको एक्सटेंड ना करें। 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल क्लास कीजिए और 2 सब्जेक्ट थियरी की आप वीडियो लेक्चर पे कीजिए। एक और एडवांटेज है, वीडियो लेक्चर में आपके पास पूरी इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल है। आपको यहाँ प्रेस्टीज पॉइंट में जो लिमिटेड 2-4 फैकल्टी है उसको चॉइस नहीं करना है, आप बेस्ट ऑफ द लॉट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट, पूना में आप सर्च करेंगे 2-3 फैकल्टी है, बट इंडिया को देखो, इतने अच्छी अच्छी फैकल्टी है जो आपको मिल जाएगी आसानी से। मोबाइल पे, लैपटॉप पे भी देख सकते हो और अपनी स्पीड से, अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हो। ये शेड्यूल नहीं फॉलो करना पड़ेगा। इस शेड्यूल में आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ एक चेकलिस्ट टिक हो रही है कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, बट दिमाग में नहीं जा रहा है। आप कौन है? प्रोफेशनल है। कल को तुम्हें ये आर्टिकल शिप में अप्लाई भी करना है, बट उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, ठीक है? तो मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ ब्रीफली। अभी हम लोग 2 बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एक एफएम इको की और एक एडवांस्ड अकाउंटिंग की। एफएम इको की 2 बैचेस है, 1-2, जो आपको ठीक लगे ज्वाइन कर सकते हैं। 1 शायद आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि अभी आपकी कॉस्टिंग की बैच चल रही है जो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, तो आप कॉस्टिंग कंटिन्यू करो। जो लोग नहीं कर रहे हैं या जो ग्रुप 1 पास हो चुके हैं, एक्चुअली उसके लिए वो बैच डिजाइन की गई है। कल परसों ग्रुप 1 खत्म हुआ है ना, तो वैसे बच्चे अगर करें तो अभी करेंगे तो जल्दी छूट जाएंगे, लेट स्टार्ट करेंगे तो लेट आगे खत्म होगा। ग्रुप बैच 2 15 दिसंबर से, उसकी टाइमिंग अभी हमने अनाउंस नहीं की है, टाइमिंग हम कर देंगे, और 15 दिसंबर से ही एडवांस्ड अकाउंटिंग की बैच होगी। मुझे ये जो 2 सब्जेक्ट इसको पढ़ाते, अगर मैं सही बोलूँ तो आज लगभग 20 साल होने आ गए हैं। फरवरी में एग्जैक्ट 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यानी जब आपकी बैच खत्म होगी तो मेरे को पढ़ाते हुए भी 20 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। 2 तरह से पढ़ाई की जा सकती है एफएम की। एक तो है अनफॉर्चुनेटली रट्टा मार पढ़ाई, यानी सिर्फ आपको रटाया जाएगा, उसके पीछे
जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो नहीं समझाया जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक सामने आपके बैलेंस शीट, 3 बैलेंस शीट दी है, दिख रहा है क्या? दिखने में तीनों बैलेंस शीट एक जैसी दिखेगी आपको। कौन सी बैलेंस शीट में आप इन्वेस्ट करेंगे, यानी कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे, दिखने में एक जैसी लगेगी आपको। आराम से शांति से देखना है। ये आपको यूजुअली स्टडी मटेरियल में क्लास में नहीं बताया जाएगा, लेकिन हमें क्या है, नंबर को समझना है। ए, सी, बी, कोई भी बी नहीं बोल रहा है, बी। एक्चुअली द आंसर, मोर अप्रोप्रिएट आंसर, इस क्वेश्चन का कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, बट फिर भी जो बेस्ट आंसर है आउट ऑफ द 3 इज बी। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे, पहले सी को एलिमिनेट करते हैं। सी में करंट एसेट 40 है और करंट लायबिलिटी 60 है, यानी करंट एसेट यानी शॉर्ट टर्म एसेट, जिसको 1 साल के अंदर या शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको रिकवरी होती है, और करंट लायबिलिटी मतलब इसको शॉर्ट ड्यूरेशन में पे करना है। 60 की लायबिलिटी है, उसके सामने कितने का करंट एसेट खड़ा है, सिर्फ 40 का, बाकी 20 कहाँ से पे करोगे? बाकी 20 कहाँ से पे करोगे? उसके लिए फिर आपको ऊपर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट बेचना पड़ सकता है। तो जो थर्ड बैलेंस शीट है, उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को आप पे नहीं कर पाओगे। करंट एसेट का मैंने ब्रेकअप नहीं दिया। करंट एसेट में भी इन्वेंट्री है, डेटर है, कैश है। इन्वेंट्री को भी बेचने में और टाइम लग जाता है, इज इट राइट? तो अब इन्वेंट्री पे भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोटिस में डिपेंड नहीं कर सकते हो, तो और दिक्कत हो गई। पहली वाली बैलेंस शीट थोड़ी ठीक ठाक है, 40-40 मैच हो रहा है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। लेकिन करंट एसेट में इन्वेंट्री भी होता है। मान लो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, 10 इन्वेंट्री पकड़ लेते हैं, उस 10 को रिकवरी में टाइम लगेगा। ऑपरेटिंग साइकिल में सबसे लास्ट में वही आएगा ना, पहले रॉ मटेरियल है, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर, इधर क्रेडिटर दरवाजे पे खड़े हैं, पे नहीं कर पाओगे। थर्ड वाली बैलेंस शीट में एक और प्रॉब्लम है, जो आपको फाइनेंस की मैनेजमेंट में एक बेसिक गोल्डन रूल होता है, लॉन्ग टर्म नीड्स, लॉन्ग टर्म सोर्स, शॉर्ट टर्म नीड, शॉर्ट टर्म सोर्स। वहां पर वो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो वायलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 60 करंट लायबिलिटी और 40 करंट एसेट है, इसका मतलब 20 करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म एसेट को फाइनेंस करने के लिए यूज हुआ है। कभी भी शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म एसेट के लिए यूज नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी क्लास में एसी लगानी है, तो मैंने इससे उधार ले लिया 30,000 रुपए, कल वापस कर दूंगा, आज दे दो, और यहाँ पर एसी लगा दी। अब दिक्कत क्या होगी, कल ये पैसे मांगने आ जाएंगे, तो मुझे वो एसी को बेचना पड़ेगा। एसी बेचना मतलब हमारे एग्जाम्पल में आपकी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाएगी, तो वो बहुत बड़ा रिस्क है। अब ये सब जो नंबर को गौर से देखना, उसको समझना, और उसके पीछे बिजनेसमैन की लॉजिक को समझना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है। तभी आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। अरे कहाँ चले गए, सॉरी। तभी एक और चीज देखना, आराम से देखना है। रोज आप बैलेंस शीट बनाते हैं अकाउंट्स की बैच में, विच कंपनी हैज परफॉर्म्ड बेटर, ये सब आपको रटा के भी मैं पढ़ा सकता हूं, और अगर ध्यान से देखेंगे तो लॉजिक के साथ भी समझ सकते हैं। चॉइस इज योर्स। ए का प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिख रहा है, 6.5 लाख से भी ज्यादा है, 6,60,000, और बी का 5,40,000 है। ए इज बेटर। किस बेसिस पे आपने वो डिसाइड किया? उसका इक्विटी शेयर कैपिटल ज्यादा है, डेट कम है, ओनर ज्यादा है, डेट कम है, ओके।
और कोई ए का परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपको किस में इंटरेस्ट होगा? आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब मैंने कितना पैसा लगाया, बदले में मुझे कितना मिला। एक बार जरा कंपनी बी का रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं। उसमें इक्विटी शेयर होल्डर का 10 लाख रुपए लगा हुआ है, 10 लाख है। लास्ट में प्रॉफिट कितना है? 5,40,000। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आया? 5,40,000 डिवाइड बाई 10 लाख, 54%। परसेंट में बात करते हैं, रिटर्न को जनरली परसेंट में बोलते हैं। सेकंड यानी कंपनी ए को देखना, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल ने 30 लाख रुपए लगाए हैं, मैं ओनर हूं, मैंने 30 लाख लगाए हैं और बदले में मिला 6,60,000। बॉटम लाइन क्या? 6,60,000, 22% है। तो क्या बढ़िया है? बी बढ़िया है? बी बढ़िया है? नहीं, एक बार वापस देखते हैं। जो कंपनी ए है उसमें इक्विटी 10 लाख है, इक्विटी 30 लाख है और डेट जो है 10 लाख है। इसको बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट 10 लाख, इक्विटी 30 लाख, 1:3 का रेशियो है। कंपनी बी में देखेंगे 10 लाख इक्विटी है और 30 लाख डेट है, 3:1 का रेशियो है। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, डेट होने में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अब बोलो कौन से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया? ए ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मुझे रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिस्क लेना चाहता हूं। अब बोलो कौन सी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया? बी। तो आपका आंसर बदल रहा है मेरे साथ साथ। इज इट राइट? फाइनल जवाब क्या होगा कि अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर है और आप रिस्क ले सकते हैं तो आप कंपनी बी में आप इन्वेस्ट करोगे। इज इट राइट? क्योंकि आपका रेट ऑफ रिटर्न देखो ना कितना ज़्यादा है, 100 रुपये लगाओगे 54 रुपीज़ में लगेगा। इस बेनिफिट को हम बोलते हैं लिवरेज। इस बेनिफिट को हम बोलते हैं लिवरेज, यानी कंपनी भी लिवरेज का अच्छे से फायदा उठा रही है। कंपनी भी लिवरेज का अच्छे से फायदा, डेट को यूज करके वो अपने इक्विटी शोल्डर का रिटर्न इंक्रीज कर रही है, हालांकि उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा है। ओके, सिर्फ देखने से नहीं समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आपकी सिंपल कॉस्टिंग से है, केस 1 केस 2। केस 1 में सेल 1 लाख रुपए, केस 2 में 2 लाख रुपए है, प्रॉफिट 20,000 रुपए केस 1 में, तो केस 2 में प्रॉफिट कितना होगा? 40,000 होगा। कितने लोगों को लगता है 40,000 होगा? 40,000 होगा? पहली बार देखने से ऐसा मुझे भी लग रहा था 40,000 होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको हम डिटेल में जाते हैं। सेल्स कितना है? 1 लाख। एक वेरिएबल कॉस्ट भी लिखते हैं 50,000, यानी 50% वेरिएबल है। फिक्स्ड कॉस्ट लिखते हैं 30,000। तो आपका प्रॉफिट हो गया 20,000 बराबर। सेल्स 2 गुना हो गया, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वो भी डबल होगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? डबल हो जाएगा। तो इन दोनों का टोटल कर लो और 2 लाख से माइनस कर दो। अभी तो आप लोग 40 बोल रहे थे। इस तरह से बिजनेस करोगे तुम लोग? डेटा के अंदर जाके देखना है, डेटा के अंदर जाके देखना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, यानी कंपनी अपने फिक्स्ड कॉस्ट का फायदा उठा रही है। बोलती मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो लगना था लग गया, अब तो और लगने वाला है नहीं। तो सेल्स बढ़ेगा तो डायरेक्टली आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट काटने के बाद। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। कितने का कंट्रीब्यूशन है? 1 लाख। यानी कंट्रीब्यूशन आप आराम से देखो, पहले 50 था फिर 1 लाख हुआ,
तो 50,000 से कंट्रीब्यूशन बढ़ा, नीचे ध्यान से देखना बिल्कुल उतने अमाउंट से प्रॉफिट भी बढ़ गया, तो फिक्स कॉस्ट तो लगना है नहीं। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। फॉर्मूला से आपको कोई रटा देगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज मीन्स कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बट उसके पीछे जो लॉजिक काम कर रहा है वो आपको समझना चाहिए। अगर ऐसे बिजनेसमैन के पास आप जाओगे और उसको आप 5% डिस्काउंट मांगोगे तो क्या आपको दे देगा? वो दे देगा। उसको पता है जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो मेरे प्रॉफिट में जाकर ऐड ही होने वाला है। इज इट राइट? तो डिसीजन मेकिंग में काम आता है। अब इससे भी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट, ठीक है, या रहने दे, अब स्क्रीन पे आ ही गया तो ले लेते हैं। आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट सुना होगा, ठीक है, हो सकता है अकाउंट्स में बनाया भी हो, अभी तक नहीं बनाया। अब इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है और आपको बोलना है कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है या खराब है, ये कंपनी अच्छी है या खराब है। जितना गौर से देखना है देखो, नंबर के अंदर घुस कर सोचना है एज एन इन्वेस्टर कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं, क्या इसमें पैसा लगाया जाएगा। अरे देखो ना जल्दी से, इतना ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 940, इतना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आ रहा है और इतना फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जा रहा है, तो नेट कैश फ्लो 160 हुआ। क्या कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू? क्या आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे? तुम्हारे पिताजी ने कहा ये ले बेटे 5 लाख, क्या इस कंपनी में लगाओगे तुम पैसा? नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? लगाना चाहिए। नीचे क्या लिखा हुआ है? सेल्स हैज रिमेन कांस्टेंट ओवर 2 ईयर। उसके बाद भी कंपनी ने इतना बड़ा प्लांट परचेज किया है। जब तुम्हारा सेल ग्रो ही नहीं हो रहा है तो प्लांट में पैसा लगाया आपने इतना, और ये प्लांट में पैसा आया कहाँ से है? एक तो आपने 250 का इन्वेस्टमेंट बेचा, चलो ठीक है, बाकी पैसा कहाँ से है? कहाँ? डेट डेट तो वापस किया है, लिया किधर है? जो है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, शेयर होल्डर तो मैंने लिखा ही नहीं है। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ? 400 ही हुआ है। आपने 900 लगाया प्लांट खरीदने में, 400 प्रॉफिट से आया, 250 इन्वेस्टमेंट बेच कर आया। इसका मतलब बाकी आपने इन्वेंट्री को कॉम्प्रोमाइज किया है। इन्वेंट्री का पैसा प्लांट में लगाया है। डेटर एक तरफ तो लिख रहे हो कि मेरा सेल नहीं बढ़ रहा है और एक तरफ डेटर माइनस में है। इसका मतलब क्या है? सेल्स नहीं बढ़ रहा है, डेटर माइनस में, कैसे हो सकता है? या तो आपने पिछले साल का कलेक्शन नहीं किया, या आप और उधारी बांट रहे हो, कलेक्शन नहीं कर रहे हो। उधारी बांट रहे हो और कलेक्शन नहीं कर, जबकि सेल्स बढ़ नहीं रहा है, तो गड़बड़ है ना। कुछ फाइनेंसिंग क्रेडिटर से हुई है, 200 से क्रेडिटर बढ़ गया, जबकि सेल्स नहीं बढ़ा, मतलब परचेज भी नहीं बढ़ा होगा, तो क्रेडिटर कैसे बढ़ गया? पे नहीं कर रहे हो उसको तुम। पे नहीं करोगे तो क्या होगा? या तो इंटरेस्ट लगाएगा या फिर अगली साल से तुम्हें माल नहीं देगा। बेसिकली आप ये जो 900 फाइनेंसिंग की हो, ये 250 और ये 400 से की है, ये ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपने इन्वेंट्री में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, डेटर में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्रेडिटर में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और तो और नालायक कंपनी देखो, एक तरफ पैसे नहीं है, ऊपर से डिविडेंड बांट रही है। क्या बात जरूरत थी डिविडेंड देने की? क्या जरूरत थी डिविडेंड देने की जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है? डिविडेंड तो आप रोक सकते हो, ऊपर से बॉन्ड भी रिडीम कर दिया, वो भी प्रीमियम में, वो भी प्रीमियम में।
खैर इसके ऊपर हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, अगर ऑलरेडी रिडम्पशन डेट आ गई है तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको पोस्टपोन कर सकते थे तो कर सकते थे। इज इट राइट? इसलिए आपका यहाँ पे नेट कैश फ्लो नेगेटिव हो गया है, जितना आया नहीं उससे ज़्यादा चला गया। तो ये आपके क्वेश्चन में इतनी सारी कभी कभी एनालिसिस पूछेंगे, वो समझेंगे तो ही लिख पाओगे, रटने से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दैट वाज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ हाउ डू वी कंडक्ट द एफएम बैच। एकदम उसको अंदर दिल में जाकर आपको समझना है, तो फिर आगे भी आपके काम आएगा, राइट? सो नाउ आई इनवाइट राकेश अग्रवाल सर टू say few words. Thank you very much for listening to me patiently. First of all, Vinod sir tried to explain you a lot in detail. एक दो बात ही बताऊंगा। ग्रुप, दोनों ग्रुप देना चाहिए ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया। वैसे मेरा भी ओपिनियन वही है, पॉसिबल है तो देना ही चाहिए। लेकिन एक बीच वाला रास्ता भी आपको बता रहा हूँ। मेजॉरिटी आप लोग बाहर से आए हो पूना में, अभी एक फ्लो जो चल रहा है पढ़ाई का, इसमें ग्रुप 2 की कोचिंग तो कंप्लीट कर ही लो। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लोग बाहर से आए फिर वो हॉस्टल देखो, सब सेटअप करो, कोचिंग कंप्लीट कर लो। आपको एक ग्रुप देना है या दोनों देना है, इसका ऑप्शन एग्जाम फॉर्म भरते समय लेना है, इसको टाइम है। कोचिंग कंप्लीट करके रख लो, उस समय जजमेंट लो कि आप कितने पानी में। कोशिश तो करना है दोनों देने की। आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हुई है तो आप फॉर्म भरते समय एक ग्रुप का भर देना, लेकिन वो चॉइस लेने के लिए अभी आपके पास टाइम है। और यदि आप दोनों ग्रुप की कोचिंग कर लो, रिवीजन कर लो, तो दोनों ग्रुप दे सकते हो। दोनों ग्रुप के देने के फायदे बहुत सारे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या है, हर एक की इंडिविजुअल कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, ये भी मानना जरूरी है। यदि आपको लगे कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं तो एक ग्रुप देना, लेकिन एक बार का एक काम खत्म कर दो कोचिंग का, क्योंकि एक बार कोचिंग खत्म होगी तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है। फिर बाद में बाहर से फिर इस काम के लिए आएंगे, स्पेशली बाहर गांव से बोलो, या एक बार वो टेम्पो खत्म हो गया तो फिर उसको एस्टैब्लिश करना। और कोचिंग करने के ऑप्शन बहुत सारे हैं। फिजिकल कोचिंग में यदि आपको लगता है कि टाइम पास ज्यादा हो रहा है तो आप वीडियो लेक्चर वाली कोचिंग करें। और मैं वो सजेशन को भी सपोर्ट करूंगा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की आप कोचिंग फिजिकल मोड में कर लो, लगे तो, यानी फेस टू फेस में कर लो। सुबह एक 2 घंटे यदि दोनों सब्जेक्ट के पकड़े तो एक 4 या 4.5 घंटे में आपका काम निपट जाएगा दिन भर की जगह। और थ्योरी सब्जेक्ट या तो सेल्फ स्टडी, हमारे जमाने में तो ऑप्शन ही नहीं था, सेल्फ स्टडी ही था, थ्योरी की कोई कोचिंग ही नहीं लेता था। ये तो बाद में चालू हुआ, थ्योरी का भी कोचिंग लेना और उसका फैड, सब स्टूडेंट अब सब सब्जेक्ट ज्वाइन करते। थ्योरी की ऑप्शन ही नहीं था हमारे जमाने में। तो थ्योरी की कोचिंग सेल्फ स्टडी से करना है, कोचिंग की जरूरत है या नहीं, या वीडियो लेक्चर, ये आप ऑप्शन ले सकते हो। तो इतना टाइट शेड्यूल नहीं होगा आपका। और ग्रुप 2 की कोचिंग के साथ साथ ग्रुप 1 का भी रिवीजन शायद चालू हो जाए आपका, यदि टाइम बचाया तो, इतना हेवी शेड्यूल नहीं रहा तो। एंड देन यू कैन थिंक ऑफ अपीयरिंग बोथ द ग्रुप्स एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द एग्जाम फॉर्म। और रीजनेबल भी तैयारी हुई तो एक बार दोनों ग्रुप तो दे ही देना। उसके एडवांटेज है, हमने बहुत बार देखा है, ग्रुप 1 में जनरली सरप्लस ज्यादा रहता है और ग्रुप 2 में एग्रीगेट नहीं बनता है, लेकिन दोनों ग्रुप साथ में निकल जाते हैं। नहीं तो अकेला ग्रुप तो निकालने में फिर बाद में बहुत तकलीफ होती है दोस्तों, मेरी बात मान लेना। ग्रुप 2 अकेला सिंगल निकालने में, ग्रुप 1 पास हो गया आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रुप 2 आने के बाद भी वो 200 टोटल नहीं बनती, क्योंकि उसमें थ्योरी पोर्शन ज्यादा है। 200 मार्क्स तो थ्योरी पेपर ही है, और वो एफएम में भी बचा हुआ 40 मार्क का शायद या 50 मार्क का इको है, वो भी थ्योरी है। यानी वैसे देखा जाए तो 240 मार्क्स थ्योरी होगी इसमें आउट ऑफ 400। तो उसको इंडिविजुअली निकालने में तकलीफ जाती है इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी, मैं बोल रहा हूँ। मैंने ऐसी भी मार्कशीट देखी है, कॉस्टिंग में 97, मेरे पास स्टूडेंट 97 कॉस्टिंग में, और वो EISSA में 13 यानी जो 97 कॉस्टिंग में मिला सकता है उसकी क्या लेवल होंगी आप समझ सकते। लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया, और इधर थ्योरी में मार्क आ गया 13 बोले तो ऐसे भी दोनों ग्रुप भी दिया तो भी फेल हो गया बोलना। लेकिन एक बात बता रहा था आपको कि वो थ्योरी का बाद में अकेला ग्रुप निकालना जरा मुश्किल जाता है। अभी थोड़ा सा मन बना के दे दो दोनों एक साथ, पॉसिबल हो तो। अनलेस बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं तो बात अलग है, आपकी कैपेसिटी आपको अच्छे से पता है, हमको नहीं पता है। मैं नहीं बोल सकता तू ग्रुप 1 दे,
तू सिर्फ तू दे, तू दोनों ग्रुप दे, मैं नहीं बोल सकता, यू नो इट बेटर, इसलिए झूठ बोल तो सकते ही नहीं। बट इफ पॉसिबल थोड़ा सा स्ट्रेच करके दोनों दे दो, निकल गए तो बहुत ही बढ़िया। बिग 4 में आर्टिकलशिप भी मिल सकती है दोस्तों, मेरिट का चांस तो बनता ही है। आर्टिकलशिप में आज की तारीख में बीकॉम एमकॉम पास वाले को जितनी सैलरी नहीं मिलती ना, उतना स्टाइपेंड मिलता है। बीकॉम वाले को 25,000 की सैलरी भी नहीं मिलती है, और ये सैलरी नहीं स्टाइपेंड है, ये एजुकेशन करते समय मिलने वाला स्टाइपेंड है। सैलरी तो जब आप सीए बनेंगे तो उससे कहीं गुना ज्यादा मिलेगी। तो ये एडवांटेज जरूर है, लेकिन एडवांटेज के लिए मेहनत भी है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि कुछ भी किए बगैर पास हो जाएंगे दोनों, ये कोई नहीं बोल सकता, इसकी मेहनत भी है। लेकिन कर लो एक बार, पॉसिबल हो तो कर लो, और वो डिसीजन बाद में लो। मैं बोलता हूँ कोचिंग तो करके ही जाओ, यहाँ से एक बार का काम खत्म करो, फिर वो रिवीजन करना क्या करना तो बाद में देखो। ओके फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।